हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी के टॉपिक 8.2 से रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। सो शुरू करते हैं। अपार्ट फ्रॉम अबव डेफिनेशंस द रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिटेन एज, जो हम लोग रिएक्शन अभी तक पढ़ते आए हैं, जैसे Na+Cl2 दैट रिजल्ट्स इनटू द NaCl। तो इस बेसिस पे हम लोग जज करते थे कि सोडियम में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, इसलिए सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अब हमारा थोड़ा सा एनालाइजेशन डिफरेंट हो जाएगा। हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बेसिस पे नहीं, बल्कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग एनालाइज करेंगे। तो चूंकि ये एक आयनिक रिएक्शन है, इसलिए हम लोग Na+Cl2 को हम लोग Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग Na प्लस सल्फर दैट रिजल्ट्स इनटू द सोडियम सल्फाइड इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक, Na2 पॉजिटिव और AS2 नेगेटिव, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग प्रीवियस डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम में सल्फर जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसका एडिशन हो रहा है सोडियम में, इसलिए सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो उस रिएक्शन को अगर हम लोग देखें, अबव रिएक्शन कैन आल्सो बी रिटन एज सेपरेटली। सोडियम को हम लोग 2Na रिजल्ट इनटू द 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और क्लोरीन को हम लोग क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट रिजल्ट इनटू द 2Cl नेगेटिव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो ईच ऑफ द अबव स्टेप इज कॉल्ड ए हाफ रिएक्शन। जो अलग अलग हम लोग अगर इसको लिखें तो वो हाफ रिएक्शन हम लोग कह सकते हैं। सो वी ऑलरेडी नो Na इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इन बोथ रिएक्शंस। सो ये बेसिकली हम लोग पहले के डेफिनेशन के आधार पे कह सकते हैं कि सोडियम में एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। सो दिस एनालाइजेशन सजेट्स ए न्यू वे ऑफ डिफाइनिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, वो हमको एक नया एनालाइजेशन करने का तरीका देता है कि हम लोग डिफाइन कर सके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक नए तरीके से। और वो तरीका है कि हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि वो हाफ रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। सिमिलरली द हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। वो हाफ रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रिडक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर 2-4 बार बोलें, बार बार बोलें, तो ये बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। और एक चीज़ और नोट की जानी चाहिए इस टॉपिक में कि द सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और द सब्सटेंस अंडरगोइंग रिडक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस सब्सटेंस एक ऐसा रिएक्शन, उसमें देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके साथ जो एलिमेंट होता है उसका जाहिर सी बात है रिडक्शन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसके साथ जो एलिमेंट है उसका रिडक्शन होगा। तो अगर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर वो आसानी से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो समझ लीजिए दूसरे को मजबूर कर रहा है रिडक्शन होने के लिए, क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को रिड्यूस होने के लिए मजबूर करता है, तो वो एक तरह से एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। तो ये चीज़ लिखा गया है कि सब्सटेंस है अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऊपर के टॉपिक में जो हमने पढ़ा उसको अगर हम लोग समराइज़ करें, सो वी मे मेंशन दैट ऑक्सीडेशन को हम लोगों ने क्या पढ़ा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन स्पेसीज, और रिडक्शन को हम लोगों ने पढ़ा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन स्पेसीज। और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि वन अंडरगोइंग रिडक्शन, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये 8.2 टॉपिक जो था, इसमें हम लोगों ने ये एक नया तरीका देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए, कि जब किसी भी सब्सटेंस से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जब एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका रिडक्शन होता है और वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8.2 ये बहुत ही बेसिकली बहुत आसान प्रॉब्लम है। इसमें आपको जस्टिफाई करना है कि जो सोडियम प्लस हाइड्रोजन है वो Na सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये एक रेडॉक्स चेंज है, इसको जस्टिफाई करना है। तो बस बेसिकली हम लोग हाफ रिएक्शंस अलग अलग लिख देंगे कि जो सोडियम है 2Na वो 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2H नेगेटिव बना लेगा, हाइड्राइड आयन बना देगा, ठीक है।
तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है सोडियम का। सो विथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये एक रेड्यूसिंग एजेंट भी है, हालांकि उसके बारे में पूछा नहीं है बट आप समझ सकते हैं। एंड सिमिलरली हाइड्रोजन इज अंडरगोइंग रिडक्शन, ये इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ठीक है। सो सिमिलरली H2 इज अंडरगोइंग रिडक्शन, थस इट इज़ अ रेडॉक्स चेंज। बस यही पूछा था हमसे कि ये प्रूफ करना था कि ये रेडॉक्स चेंज है कि नहीं, तो ये प्रूफ हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक 8.2.1, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग पहले बेसिकली 3 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर उन रिएक्शंस के बेसिस पे एक कंक्लूज़न दिया है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, वो एक समरी की तरह है। तो बेसिकली अभी आपको बस ध्यान देना है तीनों रिएक्शंस में, आखिर तीनों रिएक्शंस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन नंबर पहला है जिसमें एक कंटेनर है जिसमें कॉपर नाइट्रेट, जो बेसिकली ब्लू कलर का होता है कॉपर नाइट्रेट, वो रखा गया है और इसमें जिंक रॉड को डिप कर दिया गया है। सो जिंक रॉड इज़ प्लेस्ड इन कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक। फिर क्या हो रहा है कि ये जो जिंक है इस कॉपर नाइट्रेट में से कॉपर को हटा के जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इज़ रिड्यूस्ड। क्यों रिड्यूस हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर? क्योंकि जो कॉपर नाइट्रेट था उसमें से कॉपर निकलता जा रहा है और वो कॉपर की वजह से ही नीला होता है। तो जब कॉपर निकलता जा रहा है और जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो उसका जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे हल्का पड़ रहा है और इन द लास्ट कॉपर जो है वो पूरा का पूरा डिपॉजिट हो जाता है जिंक रॉड पे और जो जिंक है वो पूरा का पूरा जिंक नाइट्रेट बना लेता है, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो पूरा उसका उससे जो ब्लू कलर है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये कॉपर नाइट्रेट है। तो जिंक जो है वो कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट बना ले रहा है और कॉपर क्या है, बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जिंक जो था वो Zn से Zn2 पॉजिटिव बन जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन करके कॉपर बन जा रहा है। पहले वो कॉपर 2 पॉजिटिव था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि इसी रिएक्शन को हम लोग देखना चाहते थे कि ये जो रिएक्शन है ये कितना तेज़ी से हो रहा है और ये पूरी तरह से जो जिंक है वो पूरी तरह से कॉपर को हटा दे रहा है कि नहीं हटा पा रहा है। तो उसके टेस्ट के लिए भी एनसीईआरटी में एक चीज़ दी गई है, वो ये कि इन कंटेनर सी, जो आपका सी वाला कंटेनर है, तीसरा कंटेनर ये रहा, तीसरा कंटेनर सी वाला, इसमें ऑलरेडी अगर उसमें कॉपर नाइट्रेट होगा तो समझिए अगर इन कंटेनर सी इफ़ वी ऐड H2S, अगर हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन करते हैं कंटेनर सी में, देन नो प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, दैट इज़ Cu2 पॉजिटिव प्लस H2S, दैट द Cu2S और ब्लैक कलर का होता है कॉपर सल्फाइड, इज फॉर्म्ड सजेस्ट एज प्रोडक्ट फेवर्ड रिएक्शन। समझने की बात यह है कि जो सी वाला कंटेनर है उसमें H2S इसलिए ऐड किया जा रहा है कि अगर उस कंटेनर में कॉपर का नाइट्रेट बचा होगा Cu2 पॉजिटिव तो वो कॉपर सल्फाइड का फॉर्मेशन कर लेगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन का करके, जो कि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होगा। तो इससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि जो सी वाला कंटेनर है उसमें अभी भी कॉपर का नाइट्रेट मौजूद है, लेकिन जब हाइड्रोजन सल्फाइड को बेसिकली ऐड किया गया उस कंटेनर में तो कोई ब्लैक कलर का सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि कॉपर नाइट्रेट जरा भी नहीं बचा है, सारा का सारा जिंक नाइट्रेट बन चुका है और जो कॉपर था वो पूरा का पूरा बेसिकली डिपॉजिट हो चुका है जिंक रॉड पे। तो बेसिकली हम लोग आगे बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 2 की तरफ। सिमिलरली इफ़ वी प्लेस कॉपर रॉड इन AgNO3 सॉल्यूशन, इस बार क्या किया जा रहा है कि कॉपर रॉड को AgNO3 सॉल्यूशन में प्लेस किया जा रहा है, ठीक है। इसका भी फिगर एनसीईआरटी में है, हालांकि मैंने बनाया नहीं है, मैंने बस एक ही फिगर बनाया है। सो कॉपर रॉड को जब हम लोग AgNO3 सॉल्यूशन में डालेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, कॉपर जो है वो 2Ag पॉजिटिव, ये Ag पॉजिटिव इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये बेसिकली AgNO3 है। तो जब कॉपर को हम लोग AgNO3 में डालते हैं रॉड को, तो जो सिल्वर था वो सिल्वर जो है वो कॉपर पे डिपॉजिट होता चला जाता है और जो कॉपर होता है वो सिल्वर को हटा के कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को भी चेक किया गया तो पता चला कि फॉर्मेशन ऑफ Ag इज़ फेवर्ड एज इन प्रीवियस रिएक्शन, जो Ag का फॉर्मेशन है वो फेवर हो रहा है, यानी कि ये भी प्रोडक्ट की तरफ डोमिनेटेड है, ये भी रिएक्शन, ठीक, प्रोडक्ट की तरफ डोमिनेटेड है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो सिल्वर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे Ag का वो ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, ठीक है। यानी कि कोई भी सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो है सिल्वर AgNO3 ये नहीं बच रहा है, पूरा का पूरा कॉपर नाइट्रेट में बदल जा रहा है, ठीक।
अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन नंबर तीसरा, जो लास्ट रिएक्शन है। इसके बाद हम लोग कंक्लूजन देखेंगे कि आखिर हम इन रिएक्शंस को पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। सो इन द सेम वे एज अबव टू रिएक्शंस, कोबाल्ट को अगर हम लोग निकिल नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना लेगा और निकिल जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो कोबाल्ट जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके CO2 पॉजिटिव में बनेगा और निकिल जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकिल 2 पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। सो हियर अबव रिएक्शन इज दैट इक्विलिब्रियम। अब इसको एनालाइज किया गया, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड डाल के पहले रिएक्शन को एनालाइज किया गया था। तो इसको जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि जितना अमाउंट में निकिल का नाइट्रेट है उतना ही अमाउंट में कोबाल्ट का भी नाइट्रेट उस सॉल्यूशन में मौजूद है, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कंक्लूजन क्या निकलता है, हम लोगों ने इतना जो पढ़ा। सो देयरफॉर द टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन ऑफ अबव मेटल्स, जो भी ऊपर हम लोगों ने मेटल्स पढ़ा उसमें से जो टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन निकालने की जो टेंडेंसी थी वो किस ऑर्डर में है, जिंक की सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद कॉपर की है, फिर उसके बाद सिल्वर की है। तो ये बेसिकली हम लोग कंक्लूड करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जिंक है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उसके बाद फिर कॉपर का नंबर आता है, फिर उसके बाद सिल्वर का नंबर आता है। सो दिस कंपटीशन टू रिलीज इलेक्ट्रॉन रिमाइंड्स अस ऑफ द कंपटीशन टू रिलीज प्रोटॉन फ्रॉम अमंग एसिड्स। ये जो कंपटीशन है हमको एक चीज़ याद दिलाती है जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं। जो बहुत आसानी से रिलीज़ करता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो आसानी से रिलीज़ नहीं करता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। तो ये कंपटीशन हम लोगों को उस एसिड्स के कंपटीशन को याद दिलाता है कि कौन आसानी से हाइड्रोजन रिलीज़ करता है, ठीक है। सो द सिमिलरिटी, ये जो सिमिलरिटी है वो सजेस्ट करता है कि वी माइट डेवलप ए टेबल, हमको एक टेबल बनाना चाहिए इंडिकेटिंग द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू रिलीज इलेक्ट्रॉन एज दैट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एक ऐसा टेबल बनाना चाहिए जो हम लोगों को दिखाए कि मेटल्स की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन निकालने की वो सबसे ज़्यादा किसकी है, फिर उसके बाद किसकी है, इस तरह से, ठीक है। उसी लिस्ट को या फिर उस सीरीज़ को कहा गया है मेटल एक्टिविटी सीरीज़ या फिर मेटल एक्टिविटी सीरीज़ या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक। तो बेसिकली कंक्लूजन ये निकलता है ये पूरा पढ़ने का कि मेटल एक्टिविटी सीरीज़ वो होती है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वो होती है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और कौन सा मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर रहा है। जो आसानी से लूज़ करता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है।